बीजेपी के सियासी सफर में आज एक सुनहरा अध्याय जोड़ने के लिए जा रहा है। आज बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। अब से करीब 2 घंटे के बाद सुबह 11 बजे पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही जेडीयू विधायक विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। और शपथ से पहले पटना में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लड्डू और खाने का इंतजाम हो रहा है। वहीं पटना की सड़कें अब सम्राट चौधरी के पोस्टर से पट गई हैं। थोड़ी देर में सम्राट चौधरी पटना के राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने अपने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा। महज 9 साल में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाने लगे। अब उनके पास सीएम के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ साथ पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी हमेशा बिहार की राजनीति में सक्रिय रही है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बने रहे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर सीएम भी अपना है। मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी जी बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट के सिर बिहार के सीएम का ताज। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना। बिहार में डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर सम्राट। लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। सम्राट चौधरी आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी की शपथ के साथ बीजेपी का बिहार में सरकार बनाने का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। 2 दशकों तक बिहार का शासन संभालने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 9 साल पहले बीजेपी का दामन संभालने वाले सम्राट चौधरी आज सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी जहां कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, तो विजय चौधरी भूमिहार हैं और विजेंद्र यादव जेडीयू में यादवों के बड़े नेता की पहचान रखते हैं। ड्राइविंग सीट पर सम्राट चौधरी बैठेंगे, जिन्हें बीजेपी के शासन में पहले सीएम बनने का गौरव हासिल होगा। इसलिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो वो गदगद हो उठे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ में। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है
भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सम्राट चौधरी के पास शासन चलाने का अनुभव है। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और अब आज बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके सामने नीतीश कुमार के सुशासन से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती होगी, क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी को आपने सुना। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी, अजीत द्विवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही लोक भवन पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र भी जुड़ रहे हैं। नीतीश, पहले वहीं की हलचल की एक तस्वीर आप दिखा दें। आज का दिन बीजेपी के लिए भी, बिहार के लिए भी एक नए इतिहास रचने की दिशा के लिहाज से भी हम देखें बहुत बड़ा दिन। मुझे लगता है पूरे देश के लिए भी एक अलग राजनीति की चैप्टर की शुरुआत हो रही है नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल एक नया दिन, खासतौर से बीजेपी के नज़रिए से देखें तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री जब बन रहा है तो जाहिर है आज का दिन काफ़ी अहम है। और यहाँ पर राजभवन, जिसे अब लोक भवन कहते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। सुरक्षा कर्मियों को आप देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन लोगों को अंदर जाना है, पास निर्गत किया गया है, वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, उस समय फिर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आज का जो शपथ ग्रहण है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री के अलावा जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो इसमें सिर्फ शपथ लेंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। तो कोई मंत्रिमंडल के जो अन्य सहयोगी हैं उनका विस्तार अभी कुछ नहीं होगा। माना जा रहा है कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जाहिर है निश्चित रूप से आज एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए, जब पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री आज यहाँ शपथ ले रहा है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां हो रही है। लेकिन इस बीच देवेंद्र, मुझे लगता है सबके मन में भी ये सवाल था, लेकिन मेरे तो बहुत लगातार मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि आखिरकार 9 साल में ऐसा सम्राट चौधरी ने क्या किया कि जो दशकों से पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर वो खूबी नहीं देखी मुख्यमंत्री बनने की, जो सम्राट चौधरी के अंदर दिख गई और उनको ये सत्ता सौंप दी गई या कहें कि कुर्सी दे दी गई। अमित, जब सम्राट चौधरी को बीजेपी में लेकर उनको आगे बढ़ाना शुरू किया गया तो उस समय तो उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो कास्ट जिस बैकग्राउंड से आते हैं और बीजेपी के लिए सख्त ज़रूरत है कि नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा समूह है उसमें किसी बड़े लीडर को वो अपने साथ डेवलप करे। और पार्टी अपने नेताओं में उस तरह किसी चेहरे को डेवलप नहीं कर पाई। एक्सपेरिमेंट 2-3 हुए थे, तो वहाँ पर स्टार्टिंग तो इस रूप में रहा, लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपनी काबिलियत से बीजेपी के सिस्टम को बहुत बखूबी समझा और भरोसे के नेता बन गए। चाहे प्रदेश के बीजेपी के नेता हों या बीजेपी के वैसे नेता जो कि दिल्ली में, यानी कि बड़े नेता जो कि केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, उन लोगों के साथ भी अपने इक्वेशन उन्होंने इस रूप में रखे कि किसी को उनको लेके ये भावना रह जाए कि दूसरे दल से आए हुए हैं या कोई एक रिजर्वेशन हो। अमित शाह जो टास्क उनको देते रहे, लगातार उस टास्क पे वो डिलीवर करते रहे। मेहनत खूब किया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत मेहनत किया और डिसीजन बहुत बोल्ड ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ उनके बारे में ये कही जाती है कि अपने लोगों के साथ खड़ा रहना।
वो एक जो पॉलिटिकल फितरत होती है ना, वो उनमें खूब कुट कुट के भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिसके बाद एक स्वाभाविक तौर पे बीजेपी नेताओं को ये लगा कि जिस कम्युनिटी से हम एक लीडर चाह रहे थे वो ये मिल गया है और ऐसे में उसी कास्ट के साथ जाना चाहिए। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आफ्टर नीतीश वो वोट बैंक ऐसा ना हो कि आरजेडी के पास चला जाए, वो वोट बैंक बीजेपी के पास आए और इस लिहाज से इस नाम का चयन किया गया था, आगे किया गया। आपको भी यही लगता है राजकुमार जी कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार की हमेशा से बड़ी ताकत रहा, उस वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़े रख सके, वो इंटैक्ट रख सके, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे बेहतर? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार की सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है कि बीजेपी को अगर कोई वोट बैंक कब से ऐड ऑन करना है, जो अपना कोर बैंक वोट बैंक है उसके अलावा, तो आपको कहीं ना कहीं ईबीसी में जाना पड़ेगा या अदर यादव जो ओबीसी है उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चेहरा ऐसा चाहिए जो उन क्लास को, कास्ट को आइडेंटिफाई करता हो। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, कोयरी है, कुर्मी है, तो उन कम्युनिटी को आपको लेना पड़ेगा। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, उसके जो पुराने नेता है मैक्सिमम वो भी उसी कम्युनिटी से आती रहे, तो उसी वोट बैंक को आगे लेके चलते रहे, लेकिन एड ऑन नहीं कर सकते। बिना एड ऑन किए आप लालू यादव की जो सत्ता रही या राजनीतिक वर्चस्व रहा उसको चुनौती दे नहीं सकते। नीतीश कुमार ने वही काम किया, वही बीजेपी ने उनके साथ रहते हुए सीखा भी और किया भी। लेकिन एक दिलचस्प बात सम्राट चौधरी के बारे में देखें आप कि देश में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो मूलतः बीजेपी के नहीं हैं, और एक मामले में वो हिमंता बिस्वा शर्मा को भी थोड़ा पीछे छोड़ गए। शायद हिमंता 2015 में आ गए थे बीजेपी में और उनको सेकंड टर्म में जाकर के मुख्यमंत्री का मौका मिला। ये 2017 में आए या 18 में आए, 18 के बीच में आए, 18 में, हाँ, और उनको ये मौका मिला है। तो बीजेपी ने जो राज्य की जरूरत होती है उसके हिसाब से अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी को बदला भी है। जैसे असम में सर्बानंद सोनोवाल थे उनके पास जी, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं था, लेकिन सोनोवाल भी ओरिजिनल वो भी बीजेपी के नहीं थे, एजीपी से आए थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करना है तो हमको हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसा चाहिए जो कांग्रेस एक बड़ी शक्ति रही है नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्ट में भी, उसको कमजोर कर सके और बीजेपी को मजबूती दे सके। यही बिहार में देखा कि हमारे कोर वोट बैंक के अलावा या जो हमारे स्थापित नेता हैं उनके अलावा ऐसा नेता कौन हो सकता है जो हमारे सोशल बेस को एक्सपेंड कर सके, तो उसमें सम्राट चौधरी फिट बैठ गया। बाकी जो देवेंद्र यादव पारस्तर बता रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के कल्चर को, बीजेपी की राजनीतिक रीति नीति को जितनी तेजी से अडॉप्ट किया है, वो मुझे लगता है किसी भी राजनीति इसमें नीतीश चंद्र और थोड़ी जानकारी दे देंगे। जरा नीतीश एक बार वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक और पहुंचा दें। और मैं देख रही हूँ बड़ी जश्न की तैयारी हो रही है, पूड़ियां उड़ियां छन रही हैं, खूब हाँ लड्डू तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से एक एंट्री है और एक दूसरी एंट्री जो है वो लोक भवन की यहाँ से है, जहाँ जो वीआईपी की एंट्री होती है। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, ये जो बड़ा गेट आपको नज़र आ रहा है उसके ठीक बगल से यहाँ से एंट्री हो रही है। जिन लोगों को पहले से पास दे दिया गया है उनकी एंट्री शुरू हो गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर काफ़ी तैनात कर दिए गए हैं और चूंकि ठीक इसके सामने मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ देखिए ये बिहार लोक भवन और ठीक सामने का जो हिस्सा है, यानी सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री आवास है, बिल्कुल आमने सामने। और जाहिर है यही वजह है कि जब नीतीश कुमार यहाँ से निकलते हैं तो सीधे अपने घर से आते हैं तो सीधे लोक भवन ही यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी इंतज़ार है नए मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का। जाहिर है आज ताजपोशी है उनकी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पहले डिप्टी सीएम रहा और सीएम बना। ऐसे उदाहरण भी सिर्फ बिहार में एक है, कर्पूरी ठाकुर ऐसे डिप्टी सीएम थे जो बाद में सीएम बने, अन्यथा जो कभी डिप्टी सीएम बना वो सीएम नहीं बन सका। तो ये भी इस मायने में अलग है कि जो स्थापित परंपरा मानी जाती रही है वैसा इस बार कुछ नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में बीजेपी जिस तरह से सरप्राइज देती रही है, कई लोगों को ये लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति मुझे लगा नीतीश ने सरप्राइज ना देना भी एक सरप्राइज हो गया और वही व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन रहा है ना। ये ना कि सरप्राइज ना देना भी बीजेपी ने हम लोग को सरप्राइज ही कर दिया कि सरप्राइज दे दिया। लेकिन राजकुमार जी, आपने जहां पर रोकी थी अपनी बात, मैं वहीं से थोड़ा आगे शुरू होता हूं, उसके बाद फिर हम अजीत जी, साथ ही विनोद जी और राहुल जी को भी इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो एक मैप मेरे जहन में आ रहा था। अब मैप में क्या दिख रहा है कि मुझे जहां से गंगा जी गुजर रही हैं वहां से जो मैं राज्य गिनता जा रहा हूं, उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री,
उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, अब गंगा जी जाके गंगा सागर में, बंगाल में मिलेंगे। झारखंड छोड़ दिया, झारखंड में गंगा ही जाती है। हाँ, लेकिन वहाँ में भी नहीं है। ठीक है, बंगाल तक चलते हैं। हाँ, तो इसलिए चूंकि बीच में झारखंड आ गया ना। मेनली बंगाल पूछना चाह रहे थे। तो बंगाल तक हम जाते हैं अजीत जी, तो बंगाल में भी अब मिशन तो शुरू हो चुका है और वहां पर भी कुछ ऐसा एक चेहरा नजर आ रहा है जो पहले बीजेपी में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इस वक्त उनके अंदर वो बीजेपी की सारी क्वालिटीज नजर आने लगी हैं। देखिए, जब 2014 ये नवंबर में, पिछले साल नवंबर में 14 नवंबर को जब नतीजे आए बिहार के और प्रधानमंत्री जब आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बंगाल जाती हैं और उनका यही संकेत देना था कि अभी बिहार जीते हैं और इसके बाद बंगाल की बारी है। तो एक तो वो बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, अपना एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, और दूसरी बात यह है कि बिहार से जो एक मैसेज था कि ईस्ट में दो बड़े राज्य हैं, दो ऐसा अभेद किला है जिसको बीजेपी नहीं भेद पाई है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, तो उसमें एक अभेद किला है वो बिहार है। हमने बिहार का किला गिरा दिया, ये एक मैसेज होगा अभी यहाँ से। इसके बाद बंगाल की बारी है। और अभी नीतीश कुमार को, एक तो राज्यसभा आ गई, पहले से तय था कि राज्यसभा जो पहली राज्यसभा आएगी उसमें नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन कई लोग इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहते थे बंगाल चुनाव के बाद तक, उसके पहले करना और अपना मुख्यमंत्री बनाना। एक चीज में जोड़ रहा हूं कि इसका बेनिफिट होगा ये नहीं, वही इसीलिए किया गया। एक तो जो साइकोलॉजिकल आपको मैसेज देना है वो मैसेज है एक मनोवैज्ञानिक, वो कि हमने बिहार का किला गिरा दिया, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बंगाल की बारी है। दूसरा एक मैसेज देना, जो वहां भी एक बात हमेशा चर्चा चलती है कि शुभेंदु अधिकारी बाहर से आए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले आए हैं, और उनके खिलाफ मतलब खड़ा किया जाता है, मतलब वो कोई इसका आधार नहीं है, लेकिन दिलीप घोष को और सुकांत मजूमदार को या समीक भट्टाचार्य को तो वो स्थिति नहीं है। मतलब हमने यहाँ सम्राट चौधरी को बना दिया तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है शुभेंदु अधिकारी को वहां बनाने में। तो एक तो ये मैसेज हो गया। फिर एक जो बिहार का बड़ा वोटर वर्ग है वहाँ, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल में आप जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ, और एक बड़ी आबादी है उनकी, वो ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसको ममता बनर्जी ने किस तरह से हैंडल किया है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे कीर्ति आजाद वहाँ सांसद हैं और शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। तो उस वोट में जो हिंदी भाषी वोट आधार है, वोटर है बंगाल का, उसको एक मैसेज देना है बंगाल में। अब ये सारे लोग यहाँ से मुख्यमंत्री, अभी सम्राट चौधरी को वहाँ स्टार प्रचारक पहले ही बना दिया बिल्कुल, वो हैं स्टार प्रचारक, और वो जाके कैंपेन करके आए हैं एक बार। तो उनके जरिए ओबीसी वोट हो, बिहारी वोट हो, हिंदी भाषी वोट हो, और एक मैसेज की बाहर का नेता भी हम बना सकते हैं। तो कई मैसेज है इस बात के वहाँ। आपकी इस बात से सबसे ज्यादा खुश तो शुभेंदु अधिकारी हुए होंगे कि मैं तो आश्वस्त हूं कि अगर मैंने डिलीवर कर दिया तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। अगर वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी। संकेत तो बहुत कुछ आ रहे हैं, उस पर भी आगे चर्चा होगी। मीनाक्षी, पिछली सरकार में नीतीश कुमार के रूप में कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री थे तो विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज के नेता थे। इस बार भी भूमिहार और कोयले तो है, लेकिन कुर्मी की जगह यादव आ गए हैं। इससे तेजस्वी यादव में टेंशन दिखाई दे रही है। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग, चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करेंगे कि नीतीश जी, अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। डिप्टी सीएम के तौर पर विनोद जी, ये जो यादव चेहरा अब सामने आया है, क्या ये आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? नहीं, देखिए, विजेंद्र यादव कोई नए नहीं है, बिल्कुल। वो नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं और मंत्री रहे हैं उनकी कैबिनेट में। यादव उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यादवों की अपनी पार्टी है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। इसलिए
ये सोचना कि यादव वोट कहीं विजेंद्र यादव को बनाने से शिफ्ट हो जाएगा, ये खामख्याली है। मुझे लगता है कि विजेंद्र यादव को इसलिए दिया गया है, जो कल भी हम बात कर रहे थे, कि 6 महीने बाद जब निशांत कुमार को बनाने का मौका आएगा तो नीतीश कुमार के लॉयलिस्ट हैं, आसानी से वो जो है मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। 80 साल की उम्र उनकी हो रही है, और बजाय मान लिया अशोक चौधरी को बना देते, वो तो दलित भी हैं, तो उनको छोड़ने में मुश्किल होती फिर। तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। जैसे विजेंद्र यादव से कोई तेजस्वी खतरा नहीं है, तेजस्वी खतरा है सम्राट चौधरी से, कि सम्राट चौधरी सोशल इंजीनियरिंग जो तेजस्वी की नजर ईबीसी वोट पर है आरजेडी की, उसको सम्राट चौधरी रोक लेंगे बीजेपी के साथ, वो खतरा है उनको। विजेंद्र यादव से कोई खतरा नहीं है। लेकिन सर आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात अच्छी कही राहुल जी, बस मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ जो विनोद जी ने कही है। अब जो हम एक बार पिक्चर फिर से दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स जो हमने बनाया है, जिसमें हम तीनों बता रहे हैं, तीनों जो चेहरे दिख रहे हैं, आज शपथ ग्रहण है जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री दिखेंगे, इसके अलावा विजेंद्र जी दिखेंगे और विजय चौधरी दिखेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे थे, वो साफ नजर आ रहा है कि भूमियार भी है, यादव भी है और साथ में ओबीसी चेहरा भी है। देखिए, आप कितनी भी बात कर लें, चाहे बीजेपी भी कई बार बात करती है कि हम जो है वो जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जी, ये तो साफ होता है कि आपको जातियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी अगर आप सम्राट चौधरी ओबीसी मान लें, विजेंद्र यादव जो है यादव कम्युनिटी वो ओबीसी है, लेकिन यादव कम्युनिटी मान लें, और उधर अगर आप विजय चौधरी जो हैं उनको भूमियार कम्युनिटी से है, तो एक कम्बिनेशन बनाने की तो कोशिश की गई है। लेकिन इसमें लॉयलिस्ट का भी ध्यान रखा गया। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, विजेंद्र चौधरी की ये बात कर रहे थे, विजेंद्र यादव की बात कर रहे थे, तो विजेंद्र यादव जो है बहुत सालों से नीतीश कुमार के साथ भी हैं, 9 बार मेरे हिसाब से विधायक भी रहे हैं 9 बार। और दूसरा नीतीश की सरकार मंत्री, और दूसरी मेरे ख्याल से 2015 और 2022 में जो आरजेडी के साथ जाने का जो सारा मामला था, उसमें जो विजेंद्र यादव है वो एक मुख्य आर्किटेक्ट थे, कि जब जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ गई थी, तो मेन आर्किटेक्ट यही थे कि इन्होंने ही सारा कॉम्बिनेशन बैठाया था। तो शायद बिजली मंत्री भी रहे हैं बिहार के, तो उस तरह से, और कोसी के फ्लड एरियाज में उनका जो काम है, उनको कोसी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, काम भी उनका काफ़ी बोलता है। तो उस तरह से एक सही चुनाव भी है उस लिहाज से अगर देखा जाए। और अगर आप जो विजय चौधरी की बात करेंगे, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंट माने जाते हैं कि बहुत ही क्लोज हैं नीतीश कुमार के, और अब कहना या ना कहना, जो कोई माने या ना माने, ये भी कहा जाता है नंबर 2 हैं मतलब जेडीयू में। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि लॉयलिस्ट को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा। विजय चौधरी की ही हम बात कर लें, देवेंद्र तो लॉयलिस्ट भी हैं, जो पहला चेहरा जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखाई देता है वो विजय चौधरी हैं। वो क्या कह रहे हैं एक बार हम आपको सुना देते हैं। क्योंकि आज जो भी पद हमें मिलने वाला है, ये श्री नीतीश कुमार जी के विश्वास के कारण ही ये पद मिल रहा है। और जैसे नीतीश कुमार जी के साथ मिलके हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा की है, आज नीतीश कुमार जी भले उस पद पर नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता वही हैं, और हम लोग उन्हीं के बताए रास्ते पे चल के बिहार के लोगों की पूर्व की तरह ही ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे। आपको भी नहीं एक लकीर खींची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में सर। जरूर, और उनकी लकीर इतनी जबरदस्त लकीर है कि उस लकीर का सानी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लकीर के साथ चलने की, क्योंकि उन्होंने तो इतनी ज़बरदस्त लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से कोशिश करेंगे नए मुख्यमंत्री जी सम्राट जी के साथ मिलके उस लकीर के साथ चलने। नई जिम्मेदारी को कितना अहम देख रहे हैं? जो नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिम्मेदारी तो छोटी हो बड़ी हो, चुनौती उसकी होती ही है। और हम लोग जब ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो पीछे का इतिहास है कि हमने अपने नेता के साथ मिलके बिहार के जनता के हित में अच्छा काम किया है, और वही कोशिश हमारी आगे भी होगी। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे। आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप शपथ लेने जा रहे हैं
और भरोसेमंद चेहरों की बात करें, देवेंद्र नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े रहने वाला चेहरा विजय चौधरी का दिखाई देता है। और अगर निशांत कुमार को पॉलिटिक्स समझानी है, कैसे राजनीति करनी है, अब कैसे आगे बढ़ना है, तो शायद उनके लिए भी फर्स्ट गो टू पर्सन विजय चौधरी ही होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और जनता दल यू जब बनी तब जनता दल से जनता दल यू में आए थे, तब के मतलब सहयोगी रहे नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार के राजनीतिक, प्रशासनिक या पारिवारिक, इन तीनों ही मामलों में अगर नीतीश कुमार को किसी से सलाह लेनी है तो जो 2-3-4 लोग हैं जिनसे सलाह वो लेते हैं, उनमें से एक विजय चौधरी भी हैं। और जैसे निशांत कुमार की ही राजनीति अगर बात कर ले तो उसमें विजय चौधरी की भी राय बहुत अहम रही कि इनको क्या करना चाहिए। ये अलग बात है कि उस राय पर निशांत सहमत हो या ना हो, लेकिन वो उस कोर टीम के हिस्सा हैं जो कि हर फैसले में शामिल रहते हैं और भरोसा उन्होंने कभी अपना गंवाया नहीं और नीतीश कुमार का भरोसा कभी उन्होंने उसे टूटने नहीं दिया। जैसे ललन सिंह की अगर बात कर ले, दूसरा उदाहरण उठा के, तो ललन सिंह के साथ रिश्ते खराब भी हुए नीतीश कुमार के, ललन सिंह अलग भी हुए, फिर दोबारा साथ आए, लेकिन विजय चौधरी अपनी उस लकीर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और जो जो जिम्मेदारी जब भी नीतीश कुमार ने दी, चाहे उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया या वित्त मंत्रालय दिया गया, अलग अलग उनको महकमा दिया जाता रहा, जल संसाधन मंत्री भी रहे, तो हर महकमे को उन्होंने नीतीश कुमार की इच्छा अनुरूप चलाया और उसका रिवार्ड एक बार फिर से आप देख रही हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाएगा। और ये पहले से तय था कि अगर निशांत भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो दूसरा नाम विजय चौधरी को ही होना था। अच्छा, निशांत को लेकर हम आपसे सवाल पूछ ही लेते हैं, क्योंकि निशांत आखिर क्यों नहीं बने? और अगर एक लाइन में आप समझें अगर अमित, तो सीधी सीधी बात, उसका मतलब बहुत क्रूड वे में कहा जा सकता है कि अभी निशांत इस रूप में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पा सके कि वो इस मंत्री पद की जिम्मेदारी लें। अन्यथा जो फॉर्मूला था उसमें निशांत को ही डिप्टी सीएम होना था। बीजेपी भी उस बात पे सहमत थी, नीतीश कुमार खुद सहमत थे, लेकिन कल निशांत कुमार ने नीतीश कुमार से भी इस बात को कहा कि अभी मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ 6 महीने बाद कोई पद भले ले लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अभी मुझे संगठन में काम करने दिया जाए। इसके अलावा जेडीयू के जिन नेताओं ने उनको सलाह दी, जो कि कोर टीम के हिस्सा थे, सबको उन्होंने यही बात कही है। एक बात जो इस बयान की, जिस पर हमें थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, अजीत जी, बड़ी अच्छी बात विजय चौधरी ने कही, जो कि सीनियर लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। और नीतीश कुमार की लकीर तो खैर इतनी लंबी है ही कि उस पर चल पाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बस इसमें मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूं सर, आप उस पर बोलिएगा कि अब नई लकीर खींची जाएगी या उसी लकीर पर चला जाएगा? अभी लकीर के बगैर अभी तो कोई नई लकीर खींचने की कोई जरूरत नहीं महसूस की जा रही है, और इसी वजह से सम्राट चौधरी को बनाया गया है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को, जो नीतीश कुमार की बनाई हुई राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक समीकरण है, उसकी निरंतरता अभी दिखानी है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं करना है, अभी उसमें कोई प्रयोग नहीं करना है। इसलिए कोई नई लकीर खींचने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई नया प्रयोग करने की कोशिश जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं की है, तो बिहार में भी ऐसा कोई। सर अपनी बात पूरी रखिएगा बस अभी अजीत जी, क्योंकि चिराग पासवान अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते, क्योंकि उनको हमने सुना ही नहीं है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। आगे लेकर जाने का काम किया, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से बिहार को निकालकर आज एक स्थिर व्यवस्था में लाने का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। यकीनन सम्राट जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना ज़रूरी है, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और उनकी सक्रियता राज्य में, ये वो चीज़ है जो हम सब ज़रूर याद करेंगे। केंद्र की राजनीति में अब वो सक्रिय हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और अजीत जी, चिराग पासवान पर भी आप टिप्पणी जरूर करिएगा। वही बात उन्होंने भी कही जो वो विजय चौधरी कह रहे थे। ये एक एकदम डिफाइंड लाइन है और एकदम तय की हुई लाइन है कि आपको हर व्यक्ति को इसी लाइन पर बोलना है, अभी इसी लाइन पर काम करना है, ताकि कोई मतलब कोई ऐसा मैसेज न चला जाए वहां जिससे जो कोर वोट है नीतीश कुमार का या जो उनका समर्थक वर्ग है उसमें कोई नाराजगी हो या उसमें कोई निराशा हो। इसलिए इन्होंने भी वही लाइन दोहराई कि नीतीश कुमार के ने जो रास्ता दिखाया है और उसी रास्ते पर हम लोग को आगे चलना है, वही काम कर रहे हैं। यही बात विजय चौधरी भी कह रहे थे। और जो मीनाक्षी जी ने पूछा कि एक तो अनुभव और उम्र, इन सब में विजय चौधरी बड़े हैं, पुराने नेता भी रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुन दिए गए सम्राट चौधरी और वो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी के नेता चुने गए, उसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, तो उनके साथ काम करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये
दूसरी बात इसमें क्या है कि चाहे विजय चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या जो भी व्यक्ति हो, वो अपनी सीमाओं को जानता है। बिहार की राजनीति में जो उनकी सीमाएं हैं उनको पता है कि वो नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। मतलब सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम उनकी योग्यता पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि बिहार का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि उनके हाथ में कमान नहीं आ सकती है, वो नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो जो नेतृत्व मिला जिसको, उसके साथ लेकिन आप सर काम ये करें। तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ज्यादा है या ये तालमेल बनाने की जिम्मेदारी जो जेडीयू के पार्टी के इतर जो पीछे के चेहरे हैं और जो केंद्र में बीजेपी के चेहरे हैं उनकी जिम्मेदारी समन्वय के लिए ज्यादा है? बिल्कुल उसमें दो ही चेहरे हैं। देखिए, उसमें दो ही चेहरे हैं जो आपने इशारा किया। केंद्र की तरफ से जो समन्वय देखने का काम कर रहे हैं, दो चेहरे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और संजय झा का। एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, निश्चित रूप से बनती है, और एक सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार की बात करें, अगर पटना की बात करें, तो वहां विशुद्ध रूप से यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, सम्राट चौधरी की। एक तस्वीर सर दिखा दें, इस वक्त जेपी नड्डा इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आज का शपथ ग्रहण समारोह बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि 46 साल का संघर्ष बीजेपी का रहा है, जब वो ये कोशिश करते रहे कि कब उनका अपना चेहरा, उसके हाथ में कमांड होगी। तो अब सम्राट चौधरी के तौर पर वो कमांड बीजेपी के हाथ में आ गई है और इसके लिए एक लंबा सियासी सफर बीजेपी ने तय किया है, क्योंकि सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। ये भी बिहार की बड़ी सच्चाई रही। जेपी नड्डा फिलहाल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे। एक बार नीतीश जी जानकारी दे दी, शपथ ग्रहण समारोह में आज कौन कौन शामिल होने जा रहा है, कितना भव्य शपथ ग्रहण समारोह को बनाया जाएगा? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही वर्तमान के अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। दोनों ही पहुंच चुके हैं। देवेंद्र, मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का ही कार्यक्रम लगा हुआ है बंगाल में, तमिलनाडु में, दोनों ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो पहली ऐसा कोई खास वजह नहीं, खास वजह इस लिहाज से कि क्योंकि बहुत छोटा गठन ही होना था, पूरी की पूरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होना था। तो उस कंडीशन में तय किया गया कि जो आपके पॉलिटिकल कार्यक्रम सब लगे हुए उसी को किया जाए। छोटा समारोह, जैसे मान लीजिए गांधी मैदान में इस समारोह को भव्य पैमाने पर अगर करना होता, बड़ी भीड़ आई होती, तो उस समय ये जरूर ये नेता जाते, पीएम मोदी तो जाते ही जाते। क्यों नहीं किया गया कि गांधी मैदान में नहीं रहा? बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं, सिंपल साधारण तरीके से किया जा रहा है। उस लिहाज से कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बातचीत होनी है और इस समय ज़रूरी ये था कि पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। एक बार जब नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो और वो नेता चुनाव से फ्री हो जाए तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कर ली जाएंगी। ये काम भी इतना आसान नहीं था अमित, तो इसलिए ज़्यादा फोकस ज़्यादा उठ जाए। जैसे गृहमंत्री अमित शाह जब बंगाल से दिल्ली आए तो शुक्रवार रात बैठ के उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम को फाइनल किया था। मुझे लगता है कि बहुत सहज एक हस्तांतरण हो रहा है, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से किया जा रहा है। विनोद जी, आप अपनी राय रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है, और बहुत ही एक साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से किया जा रहा है पूरा। नहीं, मुझे लगता है जो देवेंद्र कह रहे हैं, मैं उसी बात में थोड़ी एक चीज़ और जोड़ूंगा कि ये बात सही है कि बहुत जटिलताएं हैं। स्मूथ ट्रांजैक्शन है लेकिन जटिलताएं हैं। मंत्रियों को, विभाग का बंटवारा, जनता दल यू से कौन बनेगा, बीजेपी से कौन आएगा, बहुत सारी चीज़ें हुए, वो निटी ग्रिटी सुलझानी है। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको इसलिए बड़ा उत्सव नहीं बना रहा है। हालांकि बनाना चाहिए था क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी का, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार से आप सरकार ले रहे हैं, आप चुनाव जीत के अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार से अब सरकार ले रहे हैं, तो वो उनके वोटर को ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि हम बहुत खुश होकर के हमने आपसे सरकार ले ली, तो उसको बहुत स्मूथली वो जो है सहज भाव में करना चाह रहे हैं। इसके बाद हो सकता है जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो, शायद वो आयोजन भव्य कर दिया जाए, उसमें प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री और दूसरे नेता जाएं, तो बाद में वो ज्यादा उसमें सहजता रहेगी। मैं एक बात कहूंगा कि नड्डा जी को श्रेय देना चाहिए, उनके कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट बताया मीनाक्षी, इन्होंने कि वजह ये थी कि यहाँ पर आप जो सत्ता आप नीतीश की विदाई भी तो कर रहे हैं, विदाई भी कर रहे हैं। नीतीश की विदाई को उतना भव्य रूप देने से हो सकता है वोटर्स में गलत मैसेजिंग हो जाए कि आप तो उत्साह मना रहे हैं कि आपने अपना मुख्यमंत्री बना दिया है, आप तो इसी ताक में थे।